नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु का शुभारंभ किया। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने सेतु निर्माण में हिस्सा लेने वाले श्रमिकों से भी बातचीत की। अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का है। पुल 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर है और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। पुल के निर्माण से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले लोगों को समय में कमी आएगी। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे में राज्य को 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न फ्रीवे ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में उरण खारकोपर रेलवे लाइन के चरण 2 का लोकार्पण भी शामिल रहा। इन परियोजनाओं से मुंबई के हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान करके सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने उरण रेलवे स्टेशन से खारकोपर तक चलने वाली ईएमयू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नवी मुंबई में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी का जीवन बेहतर हो और आसान बने, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर का जिक्र किया जब विकास परियोजनाओं को लटकाया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश तेजी से विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतरते और पूरा होते देख रहा है। विकास परियोजनाओं का उपहार देने के बाद प्रधानमंत्री का नवी मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव की थीम विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल का यह कालखंड देश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि युवा अपना नाम भारत और पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 25 वर्षों के अमृतकाल को युवाओं के लिए कर्तव्य काल बताया। उन्होंने युवाओं से स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ड्रग और नशे की लत से दूर रहने की सलाह दी। इस अवसर पर युवाओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अलग अलग टीमों में शामिल युवाओं ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। पूरे देश से लगभग 7,500 युवा प्रतिनिधि नासिक में आयोजित इस महोत्सव में शिरकत कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक शहर में विराजमान कालाराम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से रामोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने रामकुंड में पूजा अर्चना की और प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दर्शन किए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से केवल 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के नासिक दौरे का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय यहां व्यतीत किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 जनवरी से शुरू हुआ था। सम्मेलन में गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल का जश्न भी मनाया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सम्मेलन के सक्रिय दृष्टिकोण ने उन राज्यों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों सुजीत बोस और तापस राय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने इसी के साथ उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी की। सुजीत घोष का नाम नगरपालिका भर्ती घोटाले में आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इनको पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। टीएमसी नेताओं तापस राय और सुजीत बोस के परिसरों पर चल रही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चोर के घर में छापेमारी होगी। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अमृत भारत स्टेशन के रूप में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन यहां बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर में 2 दिवसीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। ओडिशा के कटक में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही इन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गुजरात के गांधीनगर में कहा कि वाइब्रेंट गुजरात से गुजरात औद्योगिक वाणिज्यिक तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा है और भारत 2047 तक विकसित बने, इसके लिए वाइब्रेंट गुजरात से बहुत फायदा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का भारत के संदर्भ में 100 साल पहले का सपना आज सच हो रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में उन्होंने कहा कि हम बाबा महाकाल की नगरी से उनके प्रसाद के रूप में 5 लाख लड्डू भेजेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज समय है, क्योंकि ये समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है, तो इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागपुर में कहा कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय हब पूर्व या पश्चिमी देशों में था, अब इसकी शुरुआत दिल्ली में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में विदेश से जो उड़ानें आती थी वे भारत में रुकते हुए जाएं, इस पर काम किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास चेन्नई में संपन्न हो रहा है। 5 दिनों का यह अभ्यास 8 जनवरी को शुरू हुआ था। तटरक्षक क्षेत्र पूर्व के कमांडर महानिरीक्षक डॉनी माइकल ने अभ्यास का निरीक्षण किया। भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वर्ष 2006 से संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण तथा अभ्यास में समुद्र के भीतर रासायनिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी के रोक पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेटिव जावेद अहमद मट्टू की पुलिस हिरासत अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। वो कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कई हमलों में वो शामिल है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ कैलाश खिचान को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पाकिस्तान में छिपे बैठे रिंदा और अमेरिका में बैठे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के कहने पर पंजाब में बेकियाई के आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि संपूर्ण विश्व को यह लग रहा है कि रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ होगा और उस नए युग की दिशा रामत्व से प्रेरित होगी। राम का तत्व ही विश्व के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जनरल अनिल चौहान ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के अलावा खेल और रोमांचकारी गतिविधियां भी एनसीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सुब्रतो फुटबॉल कप, हॉकी चैंपियनशिप जैसी मावलंकर जैसी चैंपियनशिप एनसीसी की उपलब्धियां निश्चित तौर पर सामान्य विद्यार्थियों को एनसीसी में शामिल होने के लिए आकर्षित करती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के समक्ष एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। दिल्ली निदेशालय के कैडेट्स ने अपने कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का बेहतर नमूना पेश किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 30 जनवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त के साथ बैठक करेगी। 31 जनवरी को यूपी में सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग मुलाकात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से हटा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से अप्रैल तक जवाब मांगा है। राज्य में जनसंख्या के हिसाब से किसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने अब तक केंद्र को आंकड़ा उपलब्ध नहीं करवाने वाले राज्यों पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए विभिन्न बयानों से संबंधित भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने महिला आरक्षण कानून से जुड़ी एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इससे संबंधित कानून को तत्काल और समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ 56,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अजय मित्तल, अर्चना मित्तल, नितिन जौहरी, प्रेम तिवारी और प्रेम अग्रवाल शामिल हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी के आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध आयोजित किया गया। उड़ान परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका गया और नष्ट कर दिया गया। शेयर बाजार आज अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स में 847 अंकों की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 72,000 के पार पहुंचकर 72,568 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज भारी बढ़त देखी गई। 247 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 21,894 पर बंद हुआ। भारी तेजी के बीच सॉफ्टवेयर और आईटी, रियल एस्टेट, तेल, गैस, कृषि सेक्टर में भारी बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी ओर फोटोग्राफिक उत्पाद, रसायन सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। वाहन कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा
जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ऑटो निर्माण क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। दिसंबर 2023 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 4% की बढ़त इसमें देखी गई। वहीं घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री 2023 में 40 लाख के पार पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर रहा। स्पाइस जेट ने अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विशेष उड़ान की घोषणा की है। 21 जनवरी को दिल्ली से ये उड़ान रवाना होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए ये उड़ान शुरू की गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में घरेलू शेयर में 1.7 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया। यह अभी तक का एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सबसे अधिक निवेश है। इसमें 25% अंश सीधा शेयरों की खरीद में हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 5.9 अरब डॉलर घटकर 617.3 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में 7 हफ्तों बाद कमी देखी गई है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.69 पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में विदेशी फंड की तेजी के प्रवाह के कारण रुपया और मजबूत हुआ है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 82 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। लगातार 8वें दिन भारतीय मुद्रा में मजबूती देखी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुताबिक नवंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन 2.4% बढ़ा। आईआईपी के अनुमान हर महीने की 12 तारीख को जारी किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के हौथी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। लाल सागर में कुल मिलाकर 16 हौथी ठिकानों पर हवाई और समुद्री हमलों को अंजाम दिया गया। इतिहास में पहली बार जहाज़ों पर हमले के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हौथी प्रवक्ता ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किए गए इस हमले में 5 सदस्यों के मारे जाने और 6 अन्य के घायल होने की पुष्टि की है। इसी के साथ हौथी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि इन हमलों में 73 ठिकानों को निशाना बनाया गया। चीन ताइवान के बीच गहराते तनाव के बीच ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले चुनाव होने हैं। ऐसे में डीपीपी पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। चीन ने मतदान से पहले ताइवान वासियों को सही विकल्प चुनने की चेतावनी दी है। इजराइल हमास जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना ने खान यूनुस समेत दूसरे कई इलाकों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल का पक्ष है कि वो अपनी रक्षा करने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए तब तक हमले जारी रखेगा जब तक जीत न हासिल हो जाए। गाजा में हो रहे सैन्य अभियान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है। जहां एक और इजराइल इस मुकदमे को खारिज करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की मांग है कि इजराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को तत्काल बंद करे। चीन ने दावा किया है कि म्यांमार में सेना और विद्रोही समूह बातचीत से विवादों को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की सेना और विद्रोही गुरिल्ला समूहों के बीच तत्काल संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने की बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव का दौरा किया है। ब्रिटेन अगले वित्तीय वर्ष में अपना समर्थन बढ़ाकर 2.5 बिलियन पाउंड करने की घोषणा किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शुक्रवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में अपने वियतनामी समकक्ष वो वान थुआंग से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट द्वारा इंडोनेशिया में निवेश पर चर्चा की। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में फ्रांसीसी धार्मिक संचार विशेषज्ञों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रोंकाइटिस की शिकायत के कारण वो अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। 87 वर्षीय पोप फेफड़ों में संक्रमण से इससे पहले भी पीड़ित हो चुके हैं। जकार्ता में चल रहे एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन निशानेबाजी इवेंट में भारत ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इवेंट में स्वर्ण पदक और रजत पदक पर कब्जा किया है। भारत ने टीम इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा है। मलेशिया ओपन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-11, 21-8 से शिकस्त दी। मलेशिया ओपन के महिला युगल वर्ग में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम 8 के मुकाबले में भारतीय जोड़ी को जापान की जोड़ी ने शिकस्त दी है।
श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण 27-27 के ओवर के इस मुकाबले में श्रीलंका ने 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 97 रन हासिल करके लक्ष्य हासिल कर लिया। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी साल की शानदार शुरुआत करते हुए एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। लातविया की येलेना ओस्टापेंको ने एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में जगह बना ली है। ओस्टापेंको ने सेमीफाइनल में रूस की एकटेरिना को शिकस्त दी। फाइनल में ओस्टापेंको का सामना रूस की दारिया कैस्कीना से होगा। कैस्कीना की सेमीफाइनल की विरोधी जेसिका पेगुला ने मैच से नाम वापस ले लिया है। अमेरिका के बेन शेल्टन को ऑकलैंड क्लासिक के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जापान के तारो डेनियल ने शिकस्त दी। ऑकलैंड क्लासिक के फाइनल में तारो डेनियल का सामना चिली के एलेक्जेंड्रो तालिबो से होगा। यह तालिबो का 2018 के बाद पहला टूर फाइनल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 शुरू होने से पहले मेलबर्न के प्रतिष्ठित सेंटर कोर्ट पर ए नाइट विद नोवाक एंड फ्रेंड्स नाम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोकोविच ने स्मिथ के साथ टेनिस खेला। बाद में जोकोविच ने बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाए। कतर में खेले जा रहे एशियन कप फुटबॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया शनिवार को अपने ग्रुप का पहला मैच खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही पास ऐसे कोच हैं जो टीम के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट के तौर पर एशियन कप में सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की कोच का कहना है कि उनका लक्ष्य एक बार फिर से ट्रॉफी जीतना है। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच को उम्मीद है कि उनकी टीम तकनीकी रूप से मजबूत है और वे चाहते हैं कि उनकी टीम बिना किसी डर के खेले। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड से होगा। टॉटनहैम के डिफेंडर एरिक डियर लोन पर जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख में शामिल हो गए हैं। वे एक सत्र की समाप्ति तक बायर्न के लिए खेलते रहेंगे। मशहूर अमेरिकी गायक और डांसर माइकल जैक्सन की बायोपिक की रिलीज की तारीख जारी हो गई है। 18 अप्रैल 2025 को एंटोनी फुकुआ के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन निभाएंगे। प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD 9 मई को रिलीज होगी। 600 करोड़ रुपए की बजट में ये फिल्म तैयार हुई है। ये हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। शाहिद कपूर और कृति सेनन अभिनीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का पहला गाना लाल पीली अखियां रिलीज हो गया है। फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रितेश देशमुख अजय देवगन की रेड 2 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता कीनू रीव्स द बुक ऑफ एल्सवेयर नाम का एक नया उपन्यास लेकर आ रहे हैं। इसे उन्होंने लेखक चाइना मिवले के साथ मिलकर लिखा है। यह पुस्तक 2021 में रिलीज हुई कॉमिक बुक श्रृंखला BRZRKR से प्रेरित है। तेलुगु स्टारर फिल्म महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी। दर्शकों की ओर से इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि फिल्म में भगवान राम के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई है और लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बार्बी की स्टार और निर्माता मार्गरेट रॉबी ने संभवतः अभिनय से ब्रेक लेने के संकेत दिए हैं। ऐसा करने के पीछे उन्होंने कारण दिया है कि फैंस उनसे बोर हो जाएंगे। पंकज त्रिपाठी ने स्वेच्छा से भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन का पद छोड़ दिया है, क्योंकि अभिनेता मैं अटल हूं में एक वास्तविक जीवन के राजनीतिक व्यक्तित्व की वो भूमिका निभा रहे हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।